हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग आज से डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस के जो मेंस के टेस्ट सीरीज हैं आईएएस वाले, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ये हमारा 1391 टेस्ट नंबर है 2020 का, ठीक है। और ये पॉलिटी का टेस्ट है। हमारे पहले सेक्शनल टेस्ट होंगे और उसके बाद जो एडवांस टेस्ट हैं और फिर फुल टेस्ट है। तो हमारे ये 20 मतलब 30 पूरे टेस्ट हैं इसमें। तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें ये भी बताएंगे कि मतलब क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उसे कितने भागों में डिवाइड करना है, उसके बाद उसका आंसर हमको लिखना चालू करना है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होती है वो क्या होती है कि पहला तो आपको इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक से दो लाइन में आपको इंट्रोड्यूस कर देना है क्वेश्चन को, जो भी लिखा हुआ है। और उसके बाद उसकी बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें पूरा मतलब उसका जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है या जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में, उसको हमको लिख देना है बॉडी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है हमारा जो तीसरा भाग होता है, इसमें एनालिसिस करके हमको 25 से 30 वर्ड में लगभग हमको उसका एनालिसिस बताना होता है कि मतलब कंक्लूजन बताना होता है कि इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। और उसका अगर कुछ मतलब पूछा गया है उसमें, तो मतलब एक जो एज्यूम करके चीज़ें बतानी होती हैं कि ऐसा अगर किया जाए तो हम मतलब बेटर परफॉर्म कर सकते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है फ्रेमिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की। तो जो है इसी के बारे में ये आज से पूरा चलेगा। आपको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो विजन की टेस्ट सीरीज है बहुत अच्छी है और इससे जो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपका पूरा बैकग्राउंड भी तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको जो मतलब लिखने की स्किल होगी वो भी इम्प्रूव होगी। और आप लोगों को करना क्या है कि मैं आज तो क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन पेपर पहले दे दिया करूँगा, वहाँ आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। और एक ग्रुप भी मैं बना रहा हूँ, टेलीग्राम पे ही बना दूँगा। तो उसमें क्या करूँगा कि आप लोग उसमें अपना आंसर जो है जितने भी लिखो वो आप अपना पेस्ट कर सको, ठीक है। और मैंने एक स्ट्रेटजी वाला तो अपना वीडियो लॉन्च किया था, उसमें बताया था कि मतलब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कितना कितना हमें कर लेना है कि हमारा मेंस अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो उन सबको आप लोग को देख के चलना है। तो वो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मतलब कट ऑफ डाउट और स्ट्रेटजी करके वो मतलब वीडियो बना हुआ है। 5 मिनट का है, 5 नहीं 10 मिनट का है शायद, हाँ 10 मिनट का है शायद। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमको करना है, ठीक है। और ये संडे वाला जो टाइम रहेगा इसमें हम लोग क्या किया करेंगे, अपना जो हमारा ऐसे का पार्ट है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लिया करेंगे वहाँ पे, ठीक है। सैटरडे को मैं दे दिया करूँगा आपको ऐसे लिखने के लिए और संडे को उसी टॉपिक पे जो है पूरा डिस्कस कर लिया करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और ये डेली बेसिस आपको डेली का डेली ये मिलेगा। जो हमारा टेस्ट सीरीज है इसको मैं दो पार्टों में डिवाइड करूँगा। 10 क्वेश्चन एक वीडियो में करूँगा और एक मतलब दूसरा वीडियो दूसरे दिन मिल जाएगा। ये मतलब यही 7 से 8 के टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा करके, ठीक है। तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो इससे आपको क्या करना है कि अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो मैं जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें डाउट भी होगा, आप लोग अपना ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं और अपने आंसर लिखें, अपने चेक करें। उसके बाद जो दूसरा कोई बंदा लिख रहा है, ठीक, उसका आंसर आप चेक करेंगे तो क्या होगा कि जो आप पॉइंट छोड़ दिए हैं, ठीक है, वो पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कई लोगों के जो है एनालिसिस करने हैं क्वेश्चन जो आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी जितना रहेगा उतना मैं तो डिस्कस कर ही लूँगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा हमारे जो क्वेश्चन में क्या कमी रह गई है, ठीक है। तो इतना सब आप लोगों को करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करना है। देखो, अगर आप लोगों का हो रहा है मेंस तब भी की तैयारी करनी है मेंस की, और नहीं हो रहा है तब भी करनी है, क्योंकि अभी फिर जून में प्री होगा, ठीक है। तो उसके पहले ही हमको अपना मेंस कंप्लीट कर लेना है, मेंस प्लस ऑप्शनल, ठीक है। और ये हम साथ साथ जो किया करेंगे, किसी एक दिन ऐसा करेंगे कि जो विजन टेस्ट कराता है, ठीक है, मैं पहले ही अनाउंस कर दिया करूँगा कि किस दिन प्री का टेस्ट आएगा। तो प्री का भी मैं साथ साथ लेके चलूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके तो 30 ही टेस्ट है, बहुत जल्दी ये हो जाएंगे हमारे, तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। 30 ये है और ऐसे के 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक में वो भी कवर हो जाएगा हमारा। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है, जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड किए गए हैं ऐसे वाले भाग में भी, ठीक है।
तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा आज से स्टार्ट होता है ये टेस्ट नंबर जो है 1391 2020 वाला जो टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से उसके सदस्यों और व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों की सूचीबद्ध कीजिए और उनके महत्व की चर्चा कीजिए। तो देखो अब इसमें क्या है कि इसको हमको डिवाइड करना है कि हमको कैसे इसको पढ़ना है। तो देखो सामूहिक, देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, देखो सामूहिक वर्ड आ गया है, तो सामूहिक जो उसको डिवाइड करना है, जो जो उनके सदन के जो सामूहिक रूप है, सामूहिक विशेषाधिकार हैं या मतलब विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में ये मतलब हमको पहले तो विशेषाधिकार को इंट्रोड्यूस करना है कि क्या होता है विशेषाधिकार। तो इसको आपको एक लाइन में हमका जो है डिस्कशन कर लेना है, 1 से 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं लिखना है। देखो इंट्रोडक्शन में 1 लाइन या 2 लाइन बस बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम रहता नहीं है और हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहले तो आपको विशेषाधिकार इसमें इंट्रोड्यूस कर देना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर बॉडी में क्या करना है कि देखो सामूहिक, प्रत्येक सदन के सामूहिक उत्तरदायित्व तो पूछे हैं, मतलब जो विशेषाधिकार पूछे हैं और व्यक्तिगत विशेषाधिकार पूछे, तो उनके बारे में लिखना है, दोनों के बारे में, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसका महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है उसके पे चर्चा करना है। तो 3 भागों में हमको मतलब ये 3 चीज़ें इसमें पूछ ली गई हैं। उसके साथ साथ आपको चौथा विशेषाधिकार है जिसको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन लिखने का एक और तरीका होता है, वैसे तो ये बेस्ट होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, जो भी क्वेश्चन दिया है उसी का जो है डिफिनीशन के टाइप में आप लोग लिख दीजिए। लेकिन क्या होता है कि एक होता है जैसे कोई करंट का टॉपिक है, तो करंट में कोई इवेंट हुआ है, जैसे कोई समिट हुई है कहीं पे, तो उसको भी आप मतलब लिख सकते हैं, या कुछ मतलब जो करंट में चल रहा है, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि इस चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है, तो अभी हाल ही में हुआ है, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो ये 2 तो बहुत अच्छे ही मतलब होते हैं जिनको हम अच्छे से इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो दिया भी हुआ है इसमें कि संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, उसके बाद प्रत्येक सदन के सामूहिक विशेषाधिकार, उसके बाद व्यक्तिगत विशेषाधिकार और उसके बाद महत्व बताना है, ठीक है, विशेषाधिकारों का। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट वाला है कि संसदीय विशेषाधिकार प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप और प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त अधिकारों और उन्मुक्तियों का समुच्चय है। इन विशेषाधिकारों के वे अपने कृत्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तथा साथ ही वे विशेषाधिकार अन्य निकायों या व्यक्तिगत को प्राप्त अधिकारों को अधिरोपित करते हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है कि मतलब ऐसा लिख देना है कि जैसे ये वाला आर्टिकल इसमें किया गया है कि 105 में जो है सामूहिक विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद क्या करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन के सामूहिक रूप से और उसके सदस्य के व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त अधिकारों की उन्मुक्तियों का समुच्चय होते हैं। और इसके साथ ये लाइन जोड़ देनी है कि इनका जो है संविधान के अनुच्छेद 105 के में इसका प्रोविज़न किया गया है। बस इतना लिख दीजिए बस, और तो आगे करके हम उसका डिस्कशन देंगे ही, तो इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हमको कर लेना है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमको बढ़ना है आगे। आगे हमें क्या करना है कि सदन के सामूहिक विशेषाधिकार, तो इसमें क्या किया गया है कि इसे ये देखो 5 पॉइंट, देखो 5 पॉइंट इसमें इंक्लूड करने होते हैं, 5 से कम होंगे तो मतलब आंसर कम मतलब आंसर को इतना वेटेज नहीं दिया जाता, इसीलिए हिंदी वालों का थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि उसको मार्किंग कम मिलती है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसे अपने वाद विवाद और कार्रवाइयों को प्रकाशित करने व अन्य द्वारा उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देने का अधिकार है। मतलब जो भी उसमें सदन में हो रहा है उसको कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, उसको वाद विवाद जो हो रहा है या फिर मतलब जो भी कोई अन्य प्रकाशित होने वाली हो चीज़ें हैं उनको जो है मीडिया को प्रकाशित नहीं करने देने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। और सेकेंड में इसमें कहा गया कि हालांकि प्रेस द्वारा जो संसदीय कार्रवाई की यथार्थ रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है, जो मतलब प्रेस है वो कर सकती है जो उनकी यथार्थ रिपोर्ट है, जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ये अधिकार है उसमें। सेकेंड में कहा गया है कि संसदीय
कार्रवाइयों में बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से वर्जित है और गुप्त बैठकें आयोजित करने का अधिकार है। तो ये भी इनको अधिकार दिया गया है कि गुप्त बैठकें कर सकते हैं, और बाहरी कोई व्यक्ति है जो मतलब उसका सदस्य नहीं है, उसे भी ये लोग बाहर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड में है कि हमारा सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने तथा संसद के अंदर उत्पन्न होने वाले मामलों का समाधान करने का अधिकार है। तो ये भी है कि अगर कोई मामला वहाँ हो जाता है, ठीक है, तो वो संसद उसे निपटा सकती है। मतलब संसद में ये अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि उसमें न्यायिक शक्तियाँ भी इनके पास होती हैं। ठीक है। तो ये है, इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से ये मामले हो सकते हैं। जैसे अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य प्रबंधन और इन मामलों का निर्णय करने हेतु नियम बना सकती है। ठीक है। इस परिसर में पीठासीन अधिकारी जो होता है, उसकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति जो सदन का या बाहरी व्यक्ति है जो बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती, जैसे सिविल या आपराधिक मामलों में। ठीक है। और ये वाला पॉइंट है हमारा कि इसमें कहा गया है कि न्यायालयों को किसी सदन की समितियों और कार्रवाइयों में पूछताछ करने के लिए निषिद्ध किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधित तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। ठीक है। तो इन सारे अधिकार प्राप्त है, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता है, ये हम नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दो एग्जाम्पल यहाँ, मतलब जैसे ये हमारा लिखा हुआ है कि आंतरिक मामलों को विनियमित करने तथा संसद के अंदर उत्पन्न होने वाले मामलों का समाधान करने का अधिकार है। ठीक है। इसके अंतर्गत ये हमारे जो एक दो जैसे दोष सिद्धि है, कारावास है, उन्मुक्तियां हैं, इनके मतलब उदाहरण के रूप में इनको लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लिखना जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। क्योंकि हमें क्या होता है कि या तो 200 वर्ड में क्वेश्चन लिखने को आता है, या फिर 150 वाला है, और या फिर 250 वाला फॉर्मेट है, तो उसमें इतना नहीं लिखना है कि मतलब इससे ज़्यादा हो जाए। ये हाईएस्ट लिमिट होती है, इससे नीचे ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें के जो है कुछ पॉइंट आप डाल सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट से चलते आगे, चौथा पॉइंट देखो है कि हमारा है कि जो यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर भर्त्सना कर सकती है। यानी उन पे जो है कोई उनको डांट लगा सकती है या कोई दंड दे सकती है। ठीक है। उन्हें चेतावनी दे सकती है या कारावास द्वारा दंड कर सकती है। ठीक है। मतलब कारावास के द्वारा उसे दंडित कर सकती है, और सदस्य मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये भी हमारा ये जो सामूहिक विशेषाधिकार होता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये हमारे जो 5 पॉइंट, 4 पॉइंट तो बहुत ही मेन है। ठीक है। तो इन 4 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। तो इन 4 पॉइंट अगर इनको इंक्लूड कर देते हैं आप एग्जाम्पल के साथ, तो आपका बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि जो संसद सदस्य होते हैं, सदस्यों के जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि उन्हें संसद या उनकी समितियों में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य या मत के लिए वाक की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता उसमें दी जाती है। ये व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है। ठीक है। सेकेंड वाला है हमारा पॉइंट कि इसमें जो है जो संसद के सदस्यों को सदन के सत्र के दौरान कार्यवाही प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। तो ये वाला हमारा ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ये पॉइंट है। ठीक है। थर्ड है कि उन्हें संसद सत्र के दौरान किसी न्यायालय में लंबित मामलों के साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने या साक्षी बनाने से स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये भी एक इनको मतलब प्लस पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो गए जो सदस्यों के होते हैं संसद में। ठीक है। सामूहिक और फिर विशेषाधिकार जो व्यक्तिगत होते हैं। तो ये 2 पॉइंट पहले हमारे हो गए बॉडी में। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है उसका महत्व क्या होता है, जो ये संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है। तो महत्व के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें देखो क्या किया गया है कि ये मतलब ये संसदों को जैसे ये क्या काम कर सकते हैं, इसमें किससे उनको छूट मिली है, क्या क्या मतलब जो छूट मिली है उनसे वो कितना बेटर कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये सब उसमें महत्व में आ जाएगा। जैसे क्या है कि ये सदस्यों को संसद में बिना किसी भय के स्वेच्छा से अपने विचार प्रस्तुत करने और अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को
प्रोत्साहित करके स्वतंत्र व निष्पक्ष चर्चा का सक्षम बनाते हैं। मतलब जो उनको स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए वो मतलब अपना निष्पक्ष चर्चा को सक्षम बना पाते हैं, स्वतंत्रता के साथ अपनी बात को कह पाते हैं। ठीक है। और सेकेंड है कि यह चर्चा को अनुचित तरीके से प्रस्तुत करने या कार्रवाइयों के समय से पूर्व प्रकाशन को रोकते भी हैं। ठीक है। ये भी काम कर इनका है, महत्व है कि इससे जो है ये आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि सदन के भीतर कहे या दिए गए किसी वक्तव्य के संबंध में विधिक न्यायालय में कार्रवाई से उन्मुक्ति की स्वाभाविक परिणति आंतरिक स्वायत्तता के रूप में होती है। ठीक है। थर्ड है कि हमारा फोर्थ पॉइंट है कि ये सदस्यों के संसदीय कर्तव्य यानी गिरफ्तारी की उन्मुक्ति प्रदान करके के अनुपालन को बाधित करने से रोकते हैं। ठीक है। कि जो संसदीय कर्तव्यों के अनुपालन को बाधित करने से रोकते हैं ये। ठीक है। थर्ड है कि मतलब फिफ्थ है हमारा, ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन में एक सदस्य की उपस्थिति को किसी मामले में उनके जूरी या साक्षी बनने जैसे अन्य सभी दायित्वों पर वरीयता प्रदान की जाती है, ताकि वो अपना जो है सदन में प्रस्तुत हो पाए और उनके अंदर जो मतलब है वो जो कहना चाहते हैं, कोई बिल है या कोई मतलब कोई मसला है, ठीक है, कोई मामला है, उससे उसके तहत वो जो अपना अच्छा सा अच्छा जो है वो निकल के आए, उसमें डिबेट हो, चर्चा हो अच्छे से जो है। ठीक है। तो उसमें जो ये आ पाए, तो ये हमारे महत्व हो गए। ठीक है। इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसमें आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसमें कर भी सकते हैं इसमें से, मतलब तो ये भी हमारा एक है। इसमें देखो जैसा क्वेश्चन हो उसका आंसर वैसा ही करना है। अगर 150 का हो तो उसमें कम लिखना है, कम पॉइंट डालने हैं, लेकिन अगर ज़्यादा का है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें डालनी है। ठीक है। तो अब ये देखो कंक्लूजन इन लोगों का बहुत अच्छा देते हैं। ये देखो कितना कम कंक्लूजन दिया है, मतलब 2 लाइन से कम में ही इन्होंने अपना कंक्लूजन इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार ये विशेषाधिकार दोनों सदनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सदस्यों के अधिकार, गरिमा, सम्मान को बनाए रखते हैं तथा संसदीय सदस्यों के लिए उनके संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। तो देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, संसदीय उत्तरदायित्व। ठीक है। संसदीय सदस्यों के लिए संसदीय उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सहायता करते हैं, और सदस्यों के अधिकार, गरिमा और सम्मान का भी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपको जो है याद भी करने हैं और क्वेश्चन में डालना भी है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन देखो यहाँ पे है। ठीक है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में यथा उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण दीजिए। ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द फिनांस कमीशन एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट इसमें यही है कि देखो अब देखो वित्त आयोग आ गया, तो वित्त आयोग क्या है, क्या होता है, तो इसके बारे में इसको थोड़ा सा मतलब एलिब्रेट कर देना है, डिफिनीशन दे देना है, और किस आर्टिकल में इसको इंक्लूड किया गया है। फिर उसकी देखो संरचना दी गई है, संविधान में यथा वित्त आयोग की संरचना क्या है। ठीक है। और उसके कार्य दिए हैं, और बस उसके बाद उसका क्या करना है कि हमको थोड़ा सा जो है देख लेना है कि उसका क्या संरचना है और उसके कार्य हैं वो बता देने हैं, और उसके बाद कंक्लूजन लिख देना है, हमारा आंसर पूरा हो गया। ठीक है। तो इसमें देखो यही कहा गया कि संवैधानिक स्थिति और संरचना का विवरण दीजिए, और उसके बाद उल्लिखित उसके कार्यों पर चर्चा कीजिए, संक्षिप्त निष्कर्ष दे दीजिए, बस। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला है कि जैसे इसका देखो आर्टिकल 280 में इनको इंक्लूड किया गया है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है संवैधानिक निकाय है, क्योंकि जब आर्टिकल पहले ही दिया गया है कि अनुच्छेद 280 में के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में उसे प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उसका गठन किया जाता है। ठीक है। यह भारत के संघीय ढांचे के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संतुलन को समाप्त करने हेतु केंद्र से राज्यों को समाधान के हस्तांतरण और राज्यों के मध्य इसके वितरण को सक्षम बनाने का कार्य सौंपा गया है। तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे जो है 5 साल में जो है प्रत्येक 5 साल में किया गया है, और राज्य और केंद्र के जो हस्तांतरण होते हैं उनके बारे में ये मतलब चर्चा की, मतलब इसमें रिकमेंडेशन दी जाती है। ठीक है। वित्त आयोग द्वारा। तो बस इतना लिख दीजिए, बस ख़त्म है। तो ऐसे हम जो है अपना इंट्रोडक्शन कितना शॉर्ट कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसकी संरचना आ जाती है कि क्या होता है संरचना में।
तो उसमें क्या होता है, उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि संविधान द्वारा संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो जो इसमें कहा गया है कि तदनुसार अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, और 4 अन्य को निम्नलिखित में से किसे नियुक्ति, और जो निम्नलिखित सदस्यों में जो मतलब 4 अन्य सदस्य निम्नलिखित में से नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब जो 4 सदस्य हैं उनके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि वो उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होना चाहिए या उसके पद के लिए जो वो पद है, पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, सेकेंड है कि ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा या वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। ठीक है, थर्ड है कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ठीक है, और फोर्थ है हमारा ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो 4 सदस्य होते हैं उनके लिए ये मतलब क्वालिफिकेशन है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मतलब बनने के योग्य हो। ठीक है, और भारत का लेखा वित्त अधिकारी का विशेष ज्ञान हो, प्रकाशन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। लेकिन जो उसका अध्यक्ष होगा वो केवल सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, उसके लिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारी इसकी संरचना हो गई। उसके बाद अब देख लेते हैं कि उसका जो है कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसके वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो इसमें देखो पहला तो होगा जैसा कि अनुच्छेद 280(3) में उल्लिखित है कि वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित संबंधों में अनुशंसा की जाती है, मतलब रिकमेंडेशन दी जाती है। तो फर्स्ट है कि संघ राज्य के मध्य करों की शुद्ध प्राप्तियों का विवरण और राज्यों के मध्य प्राप्तियों का आवंटन जो होता है, देखो उसी के बारे में तो ये किया गया है। इसके अंतर्गत किया जाता है, आवंटन की बात की जाती है, इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है। उसके बाद सेकेंड है कि हमारा भारत की संचित निधि में राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व संबंधी सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांत होते हैं इसमें। ठीक है, थर्ड है कि राज्यों में पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संसद निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। ठीक है, इसको भी इसका रिकमेंडेशन इसका किया जाता है। ठीक है, और थर्ड है कि मतलब फोर्थ है हमारा राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय अगर दिया जाता है वित्त के संबंध में तो वो भी ये मतलब वित्त आयोग करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट इसका है कि ये राष्ट्रपति द्वारा जो सुदृढ़ किया जाता है, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, इसी के अंतर्गत ये मतलब किया जाता है। और कंक्लूजन में हम देख लेते हैं, तो कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि ये मतलब जो संघवाद के ढांचे को मजबूत करता है और सेंटर और स्टेट जो रिलेशन है उसको और भी मजबूती प्रदान करता है, हमें ये भी लिख सकते हैं। तो और वही लिखा ही गया है कि जो मतलब अतः इसमें कहा गया है कि वित्त आयोग संघवाद को सुदृढ़ और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण संस्थान है। ठीक है, अब तक जो है 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है और हालिया वित्त आयोग डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में 2017 में गठित किया गया था। तो अगर ये नहीं भी लिखते हैं कि अभी गठित किया गया है तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ मतलब बच्चे को पता है अच्छे से कि ये मतलब चल रहा है कि 15वां वित्त आयोग। ठीक है, तो ये लिख भी सकते हैं, तो बढ़िया है, अच्छा है ये वाला कंक्लूजन, ये भी कर सकते हैं। और वैसे अपने हिसाब से अगर आपको इससे भी अच्छा कंक्लूजन लिखना आता है तो आप लोग लिख सकते हैं। उसी के लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग क्या कीजिए, आंसर लिखिए और पेस्ट कीजिए, मैं भी देखूंगा और आपके जो दोस्त फ्रेंड हैं जिनका ग्रुप में जितने लोग ऐड हो जाएंगे वो सब भी देख लेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोगों को अपनी जो है प्रतिभा निकाल के सामने लानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया कि प्रिम्बल शो द जनरल पर्पज बिहाइंड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज ए की टू द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन आल्सो कमेंट ऑन द अमेंडबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान के अन्य प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, और संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए, साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी लिखी है। तो देखो इसको कितने भागों में डिवाइड करना है। अब देखो संविधान जो उद्देशिका क्या है, ठीक है, उसके प्रावधानों के लिए सामान्य उद्देश्य अभिव्यक्त करती है, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका यहाँ से हो गया संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की कुंजी। ठीक है,
तो इन 3 पार्टों में इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद संशोधित तो देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है, 3 पार्टों में तो उसको डिवाइड करके ही रखा है। तो उसको जो है अच्छे से आप लोगों को समझना है। और देखो एक बात और याद रखना, आपको क्वेश्चन में कितना आता है वो नहीं लिखना है, आप उसके बारे में क्या जानते हो ये नहीं लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है हमको। ठीक है, ज़्यादा हमको नहीं लिखना है कि नहीं हमको ये भी पता है, ये भी पता है संविधान में कितने संशोधन हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, और कितने और डिबेट हुए, तो उनसे नहीं, जो हमारे लिए रिलेवेंट है, जो पूछा गया है उस पे लिख देना है। क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम नहीं रहता है ना तो वहाँ लिखने के लिए, और ना ही हमारे पास इतना वर्ड लिमिट भी होता है ना, तो हम ज़्यादा नहीं लिख सकते उसमें। तो ऐसा ना हो कि मतलब जो लिखना है वो छूट जाए और अदर चीज़ें हम उसमें लिखते रह जाएं। तो इसीलिए जो है हिंदी वालों का थोड़ा सा मार्किंग कम होता है। इसलिए आप लोगों को अपना अगर मार्किंग बनाना है तो पहले तो आप पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में लिखो। ठीक है, कुछ आंसर जैसे व्याख्या करने वाले होते हैं तो इनको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जो आपको व्याख्यात्मक रूप में। लेकिन और जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें पॉइंट टू पॉइंट, जैसे 2 क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है, उन्हें पॉइंट में लिख सकते हैं। और पॉइंट में हम ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि हमको कनेक्टिंग वर्ड की ज़रूरत कम पड़ती है, तो वो वर्ड हमारे बच जाते हैं जिससे हम और चीज़ें रिलेवेंट लिख पाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखो उसी में ये देखो उद्देशिका के महत्व के बारे में, वही मतलब उद्देश्य जो है वो अभिव्यक्त करती है, तो महत्व के बारे में कह दिया है कि लिखो, और उसके प्रावधान में निहित उद्देश्यों के लिए अभिव्यक्ति और संशोधनीयता पर बताना है। तो ये सब बताना है इसमें। तो हमारा देखो पहला क्या है, उद्देशिका। उद्देशिका संविधान का एक प्रारंभिक दस्तावेज है जो प्राधिकार के स्रोत, भारतीय राज्यों की प्रकृति और संविधान के उद्देश्यों और संविधान के अंगीकरण की तिथि को अभिव्यक्त करती है। इनमें मूल दर्शन और मौलिक कर्तव्यों को अभिव्यक्त किया जाता है तथा इसमें संविधान तथा संविधान सभा के महानतम और आदर्शवादी दृष्टिकोण निहित है। तो देखो इंट्रोडक्शन में इतना इन लोगों ने कर दिया है कि देखो क्या क्या इसमें इंक्लूड है, कि उसमें ये प्रारंभिक दस्तावेज है, ये भारतीय प्राधिकार के स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृत उद्देश्यों और जो इसको अंगीकार करने की जो तिथि है उसको भी इंक्लूड किया गया है। उसका दर्शन जो है, मूल दर्शन है, मूल कर्तव्यों को अभिव्यक्त करता है। इसके साथ साथ जो संविधान सभा के महानतम आदर्शवादी और दृष्टिकोण को निहित है इसमें। तो ये इतना आपका जो इसके बारे में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने हेतु महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दर्शाती है कि इसके निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गण राज्य की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य न्याय, समानता, स्वतंत्रता के आधार पर एक न्यायपूर्ण समाज और अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करना था। ठीक है, उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित है और उद्देशिका को अभिव्यक्त करती है। तो देखो ये देखो उद्देशिका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है, चाहे प्री के लिए रख लो या फिर मेंस के लिए रख लो। प्री में देखो उद्देशिका से कितने 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं इस बार प्रेम्बल से। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि प्रेम्बल को आपको लोगों को रटा होना चाहिए, आपकी जो है टंग पे वो होना चाहिए। ठीक है, प्रेम्बल तो कई बच्चों ने लिखा भी था अपना बहुत अच्छे से, शॉर्ट में उन लोगों ने बना रखा था, याद कर रखा था, तो उन लोगों ने लिखा भी था। ठीक है, तो प्रिम्बल से हर जगह आपको फ़ायदा ही मिलता है क्योंकि ये एक मतलब एक बेस है उसका, जो संविधान हमारा बनाया गया है उसका बेस है। उस चीज़ के देखो मूल कर्तव्य में भी दिखेगा ये, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें भी दिखेगा। ठीक है, और डीपीएसपी है, ये भी निहित हैं। तो इन सब चीज़ों में ये आपको फंडामेंटल की झलक कहीं ना कहीं संविधान के किसी न किसी पार्ट में मिल ही जाएगी। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन का पूरा जो क्वेश्चन होता है उसमें कहीं ना कहीं झलक तुमको देखने को मिल ही जाती है नीचे। ठीक है, तो यही काम होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, और वही प्रस्तावना उसमें भी लिखा गया, जो प्रिम्बल है इसी का मतलब है। तो इसमें अब कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें न्याय है, जैसे समाज और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है मूल कर्तव्य में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी ये प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनका उद्देश्य समानता का उन्मूलन करना, भेदभाव की समाप्ति करना और सभी के लिए समान अधिकारों को सुरक्षित करना। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है कि इसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्योंकि इतना नहीं लिख सकते वहाँ पे, तो ये मतलब कम कर देना है थोड़ा सा।
नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता की, इसमें बात की गई है। स्वतंत्रता हमारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक अल्पसंख्यकों के सहित सभी धर्मों को की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा समानता। तो हमारे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी हमारा प्रेम्बल में ही इंक्लूड है। तो यह है कि यह निम्नलिखित अनुच्छेदों को परिलक्षित नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समता को बढ़ावा देता है। तो देखो 14 से 18 में जो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव व बिना किसी भेदभाव के सभी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो 39 है, जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करता है। ठीक है। और थर्ड है हमारा कि जो आर्टिकल 325 और 326 से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ बिना किसी भेदभाव के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। फिर है बंधुता, हमारा सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें जैसे एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से बंधुता की भावना को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें देखो जैसे ये समता वाला है, तो इसमें ये 4 पॉइंट दिए हैं, तो इन्हें नहीं लिखना है, इनके आर्टिकल इंक्लूड कर देने हैं कि इसमें ये प्रोविज़न किया गया, इसमें ये प्रोविज़न किया गया। इतना ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि लंबा लिखोगे तो फिर हमारा आंसर आ नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये है हमारा, तब अब है हमारा कि जो संशोधन की बात की जा रही है प्रेम्बल में कि क्या संशोधन के बारे में है, किसने क्या कहा है। तो फर्स्ट है कि भारत के सभी लोगों को सौहार्द और भ्रातृत्व भावना को बिना किसी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो ये देखो जो ये बंधुत्व के बारे में था, तो ये हमारा उसमें इंक्लूड हो गया पॉइंट। ठीक है। अब हम संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चूंकि जो हमारा उद्देशिका हमारे संविधान की कुंजी है, इसलिए इसमें संशोधन करने के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है। इस प्रश्न का समाधान केशवानंद भारती 1973 में जो वाद हुआ था, ठीक है, उसमें किया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अधीन अनुच्छेद 361 जो 68 है, ठीक है, 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो ये बेरूबरी वाद हुआ था, जो बेरूबरी संघवाद 1960 का, इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसे आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने जो केशवानंद भारती वाद हुआ 1973 में, इन्होंने उसका भाग माना और कहा कि इसमें जो है धनात्मक जो है, इसमें आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए अगर कोई आधारभूत ढांचा उससे डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, अन्यथा उसमें संशोधन अब कर सकते हैं 368 के अंतर्गत। ठीक है। तो ये अब तक का उद्देशिका में केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो देखो देखो प्री और मेंस अलग नहीं है। देखो ये चीज़ें आपको उसमें भी देखने को मिलती, सारे वाद आ जाते हैं। देखो ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं किस वाद के बारे में क्या कहा गया था, और 42वां संविधान संशोधन, और ये जो कितनी बार संशोधन हो चुका है, ये भी देखो क्वेश्चन हम लोगों ने विजन में देखा था जो टेस्ट सीरीज में था, और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए हैं। तो ये सब देखो प्री मेंस सब एक ही के साथ चल रहा है। ये मत समझिए आप लोग कि प्री अलग चलेगा मेंस अलग चलेगा, तो सब चीज़ उसमें इंक्लूड है। ये बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है प्री का पार्ट। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि समनुषंगिकता के सिद्धांत व इसके महत्व की व्याख्या कीजिए तथा चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है। तो जो ये सम अनुषंगिकता की बात की जा रही, तो इसमें जैसे मतलब होता है सब्सिडियरिटी होता है, इसी के बारे में ये बात की जा रही, उसी के प्रिंसिपल के बारे में बात करना है। ठीक है। जो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द सब्सिडियरिटी इज इम्पोर्टेंस एंड डिस्कस हाउ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ट्राई टू अचीव इट। ठीक है। तो इसके बारे में हमको बात करनी है। तो फर्स्ट वाला देखो अनुषंगिकता का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन की बात की जा रही। जवाबदेहिता के साथ लोकतंत्र और प्रशासन की प्रभाविता और दक्षता के लिए महत्व का संक्षेप में उत्तर दीजिए, और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके अधिनियम से इसे प्राप्त हेतु किस प्रकार प्रयास करता है।
तो हम देखो अनुषंगिकता का सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये इससे आशय यह है कि यह एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उन कार्यों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें निचले या स्थानीय स्तर पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है, बल्कि उस प्राधिकरण द्वारा उन्हें समर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए। समस्त समुदाय की गतिविधियों के साथ अपनी गतिविधियों के समन्वय हेतु सहायता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सम अनुषंगिकता का सिद्धांत है इसमें यही कहा गया है। तो ताकि जो जो स्थानीय सरकारें हैं जो काम कर सकती हैं तो उन्हें क्यों मतलब दूसरे प्राधिकरण को ऐसा काम करने के लिए दिया जाए, ताकि उनकी जो है जो क्षमता है वो घट जाए। तो इसीलिए ये सिद्धांत होता है। इसमें ये होता है कि यह निर्णय के नागरिकों की घनिष्ठ रूप से भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इस तथ्य की निरंतर जांच की जाती है कि समुदाय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संभावनाओं के संदर्भ में न्यायोचित है या नहीं। तो इसकी ये मतलब ये समनुषंगिकता के सिद्धांत के द्वारा इसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट है महत्व क्या है इस सिद्धांत का। तो इसमें देखो व्यापक लोकतांत्रिक सहभागिता है, ठीक है, बेहतर प्रशासन और आर्थिक दक्षता है, उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण है और बेहतर निर्णय और नीति का निर्माण है। तो ये मतलब 4 इसके सिद्धांत हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, इतना जो ज़्यादा लिखना इतना देखो समझाने के लिए लिखा गया है, इतना हम लोगों को आंसर नहीं लिखना है। हमको यही पॉइंट अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तब भी सफिशिएंट हो जाएगा इसके महत्व के बारे में। तो इसमें देखो जो व्यापक लोकतांत्रिक और सहभागिता के बारे में अगर हम बात करें तो समनुषंगिकता लोकतांत्रिक प्रणाली को उसके पूर्ण वैधता प्राप्त करने में सहायता करती है और स्थानीय समुदायों द्वारा कार्यक्रमों के अधिक स्वामित्व के साथ साथ स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। बेहतर प्रशासन के बारे में बात करें कि लोगों को अपने विद्यमान सदस्यों को बेहतर ज्ञान और उसके पास इस बात की बेहतर समझ कि धन का व्यय कहाँ किया जाए, कार्यों को किस प्रकार अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जाए। तो ये बेहतर कुशल प्रशासन और आर्थिक दक्षता के बारे में था। ठीक है, और सेकंड है हमारा कि जैसे उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण, तो मतलब कौन सी कार्रवाइयाँ बेहतर तरीके से की जाएं, जो उसका जो है अपना उत्तरदायित्व होना चाहिए इस स्तर पर, मतलब कि उसे ना कि उच्च स्तर पर, उसे निम्न स्तर पर उसी स्तर पर अच्छा बनाया जाए, ना कि उच्च स्तर पर। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर निष्पादित होने वाले कार्यों के तर्क संगत और यथार्थ विश्लेषण का अनिवार्य बनाता है ये, और उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कैसे और बेहतर किया जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको फ़ायदा हो सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो सके सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि बेहतर निर्णय और नीति की शक्ति, की जो निर्णय लिया जाता है और उसके जो परिणाम होते हैं वो स्थानीय स्तर पर पूर्णतः समायोजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो लोगों द्वारा बेहतर तरीके से शासन के माध्यम से कठोर कार्रवाइयाँ अपनाने का जो आवश्यक समर्थन किया जाता है। ठीक है, और ऐसी नीतियाँ में भी सहायता करता है जिस प्रकार सभी हितधारकों को समाहित करती हैं। तो इस प्रकार जो आपने देखा कि हम किस तरह से इसको और बेहतर कर सकते हैं। इसी सिद्धांत के आगे अगर हम बात करें तो बृहद भौगोलिक और विभिन्न जो क्षेत्रों में समुदायों की विविध आवश्यकताओं या समाधान स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, जो स्थानीय सरकारें हैं उसी पर बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। इस कारण भारत के प्रासंगिक इस ठीक है आवश्यकताओं के कारण भारत के लिए प्रासंगिक होता जा रहा है। मतलब इस समय जो ये समअनुषंगिक जो ये हमारा सिद्धांत है भौगोलिक और विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों की विविध आवश्यकताओं के कारण भारत के लिए प्रासंगिक होता जा रहा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 1993 का निम्नलिखित के माध्यम से अनुषंगिकता के सिद्धांत की विशेषताओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फर्स्ट है हमारा कि ग्रामीण आवास, निर्धनता उन्मूलन, पेयजल जैसी 29 कार्यात्मक मदें होती हैं। ठीक है, जिन्हें 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है के प्रबंधन है तो पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर तक व्यापक शक्ति हस्तांतरित करना है। ठीक है, और सेकेंड है हमारा कि ग्राम सभा के गठन के बारे में जो होता है कि ग्राम सभा के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी स्थापना के
समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करती है और जो पंचायत ग्राम सभा की समग्र निगरानी में कार्य करती है। और थर्ड है कि निधि की राज्य वित्त आयोग के माध्यम से तो कार्यों की कार्रवाई के प्रभावी ढंग से हस्तांतरण हेतु प्रावधान करना और राज्य के निर्वाचन आयोग की स्थापना के स्थानीय सरकारों के निकायों के लिए नियमित रूप से चुनाव के आयोजन को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है। ठीक है, थर्ड हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि पंचायत के चुनाव के मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकना भी होता है। तो इस प्रकार हमारा केरल और कर्नाटक के मध्य जैसी राज्य इसके बेहतर उदाहरण है, जो यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से आनुषंगिकता सिद्धांत के विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है और स्थानीय शासन का पूर्ण रूप से लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाए, मतलब जो लिखा है उसमें एक्ट में उसके अनुरूप लागू किया जाए, तभी इसको जो है हम इफ़ेक्टिवली इसका जो है उपयोग कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है फ़ायदा मतलब हो पाएगा, उनको इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करने में उनको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा था ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये वाले कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया और मध्य प्रदेश राज्य है, तो इन चीज़ों में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या किया गया है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी हाईलाइट द relevant constitution provisions that safeguard and ensure the independent and impartial functional of the Supreme Court। ठीक है, तो उसके बारे में मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व के बारे में देखो, एक पार्ट तो ये हो गया, व्याख्या कीजिए। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की कार्य पद्धति को सुरक्षित करना और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो देखो न्यायपालिका की जो स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या अवधारणा है, क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको इंट्रोडक्शन में। उसके बाद उसका महत्व बता देना है और उसके बाद उसकी कार्य पद्धति और स्वतंत्रता और निष्पक्षता में सुरक्षित करने वाले प्रासंगिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए। तो हर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 पार्टों में डिवाइड हो रखा है, तो उसी को हमको एक्सप्लेन कर देना है। तो देखो सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का कि पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उसी की अकॉर्डिंग आंसर देना। वरना न्यायपालिका के बारे में अगर हम लिखने लगे तो बहुत कुछ बताने को है, लेकिन इतना नहीं बताना है। वहाँ पे जितना क्वेश्चन में कहा गया है उतना ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये चीज़ें देखो प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तो उतने ही आने पाएंगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा जो अब इंट्रोडक्शन में कि न्यायपालिका स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर एक स्वाभाविक परिणाम है और इसे न्याय प्रणाली की रक्षा के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और निष्ठा बनी रहे और एक स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका और लोकप्रिय मतों के प्रभाव या नियंत्रण से मुक्ति होती है। तो इसके बारे में ये हमारा रहता है, ताकि हम न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। पूरा सिस्टम जो होता है कि उसको जब कहीं से हर जगह से निराशा होती है तो वो इंसान आता है न्यायपालिका में कि उसे न्याय मिलेगा वहाँ पे। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत बहुत ही रिलेवेंट है और अच्छा है, क्योंकि लोगों का जो हमारी ये तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है सरकार का और ये न्यायपालिका का और ये जितना भी बना हुआ है, तो इस पे विश्वास बनाए रखती है, ये न्यायपालिका का काम है। ठीक है, क्योंकि ये न्याय का काम करती है। नेक्स्ट है कि हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो इसमें देखो महत्व क्या है कि ये मतलब स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका विधि के शासन को बनाए रखती है। ठीक है, और जो ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, तो ये हमारा है, देखो यह एक प्रहरी है, देखो जैसे हमने कहा वॉच डॉग के रूप में कार्य करती है और इसके द्वारा जांच की जाती है और कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के अधिकार के क्षेत्र का अतिक्रमण किए बिना उचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में भी ये जांच करती है। ठीक है, जांच की जाती है इसके द्वारा।
और सेकेंड हमारा थर्ड पॉइंट है कि यह केंद्र राज्य के राज्यों के मध्य अंतर जो विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए सर्वोच्चता को बनाए रखती है। जो राज्यों और केंद्र तथा राज्य और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनके बारे में भी इसको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतिम व्याख्या करता है कि जो संविधान में कोई अगर प्रोविज़न किया जाता है, जैसे उसका संरक्षक बोला जाता है, तो कोई अगर जो विधायिका है अगर कोई एक्ट बनाती है या कोई अमेंडमेंट करती है तो वो ये उसका रिव्यू करता है। अगर वो उसके खिलाफ होता है, संविधान के खिलाफ होता है, तो उसको जो है नल एंड वॉइड करार दे देती है। ठीक है। तो न्यायपालिका में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के समान न्याय प्रदान करती है। ठीक है। तो ये न्यायपालिका का हमारा काम हो गया। अब देख लेते हैं कि उसके जो निष्पक्षता जो न्यायपालिका की भारत में उच्चतम न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के वाले प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में हम संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से है। तो देखो, पहला हो गया कि कार्यकाल की सुरक्षा इनकी होती है, जिससे वो अपना निष्पक्ष काम कर सके, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही केवल हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। तो इनके जो है कार्यकाल को जो है सुरक्षा प्रदान होती है, जिससे जो है अपना ये कार्य जो है निष्पक्ष तरीके से कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इनके जो नियुक्ति होती है, इस नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बेस पे की जाती है। तो ये भी मतलब एक उन्हीं जो जुडिशरी होती है उन्हीं के लोगों के द्वारा होती है, तो मतलब उनमें कोई जिसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये एक्चुअल चीज़ें हो पाती हैं वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ भी कोई मतलब ये पार्शलिटी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है हमारा सेवा की शर्तें। तो उच्चतम न्यायालय के वेतन और जो भत्ते होते हैं वो संविधान में निहित हैं। ये भारत के जो संसदीय निधि पे भारित होते हैं, और जो ये अनुसूची में इसका जो है जो प्रोविज़न किया गया है, तो इसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो इनके लिए ये भी नहीं है कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं या मतलब सेवा शर्तों के लिए जो वेतन मिलता है उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो जब तक नियुक्त रहते हैं। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियाँ होती हैं, तो ये जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के विस्तार कर सकती हैं, जो संसद है ये उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विस्तार कर सकता है अनुच्छेद 138 के अंतर्गत। तो ये मतलब क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता, मतलब विस्तार किया जा सकता है, लेकिन इनके जो क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के हैं तो उनको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये आर्टिकल जो कि 50 में इसका जो डीपीएसपी के अंतर्गत है, उसमें जो है राज्य की लोक सेवाओं, न्यायपालिका और को कार्यपालिका से पृथक करने का जो राज्य द्वारा उठाए जाएंगे कदम उठाए जाएंगे। तो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है पृथक्करण होती है यहाँ पे आर्टिकल 50 के अंतर्गत। और नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों के आचरण पर विधानमंडल में कोई बहस नहीं होगी। ये आर्टिकल 121 में पूरा प्रोविज़न किया गया है। जैसे महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त अगर कोई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन के विषय में संसद में और ना ही राज्य विधानमंडल में कोई बहस की जा सकती है। मतलब अगर जो हमारा उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश में अगर उसका महाभियोग की प्रक्रिया अगर चल रही है तो उस पर बहस हो सकती है, उसके चरित्र के बारे में और उसके बारे में, आचरण के बारे में। लेकिन अगर जो महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त उसमें कोई चर्चा आप नहीं कर सकते, ना तो विधानमंडल में कर सकते हैं ना ही संसद में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारा अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अगर कोई जो हमारा उच्चतम न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है, इसे आर्टिकल 129 में दिया गया है। ये भी एक स्वतंत्रता का ही है कि मतलब ये स्वतंत्र अपना काम कर पाती है। अगर कोई उसको दिए गए दंड को नहीं मानता है तो वो क्या करता है कि उन लोगों को दंडित कर सकता है इसके संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत का प्रतिबंध। तो आर्टिकल 124 में इसका दिया गया है कि अगर आप उच्चतम न्यायालय में मतलब वकालत मतलब अगर जो आप न्यायाधीश हैं तो उसके रिटायरमेंट के बाद आप कहीं वकालत नहीं कर सकते सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इससे जो है लोगों के जो
हित प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में किसी भी प्राधिकार के समक्ष वकालत या कार्य करने से प्रतिबंध लगाता है। ये आर्टिकल 124 में कहा गया है। तो कोई भी जज जो है, जो मतलब रिटायरमेंट ले लेता है, उसके बाद उसे किसी भी जो है आपको न्यायालय में ये शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि आप वकालत कर सकें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो ये हमारे इतने प्रोविज़न हो गए। अब ये हमारा है कि जो कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इसमें यही हो सकता है कि हमारे जो संविधान में है, जो संवैधानिक सर्वोच्चता के संबंध में न्यायिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण है। हमारे भारत जैसे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने और देश के सभी नागरिकों हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन बहुत ही अच्छी है। ये हमारे अगर इतना हम लिख देते हैं हम अपने कंक्लूजन में, तो ये बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव होती है। जो एग्ज़ामिनर होता है उस पर बहुत ही मतलब ये डालती है। देखो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करता है सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, तो ये संवैधानिक सर्वोच्चता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज के लिए हम 5 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगले दिन से मैं कल से पूरे 10 क्वेश्चन लाया करूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आज और भी चीज़ें डिस्कस करनी थी, इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, तो अब कल से हम लोग 10 क्वेश्चन डेली एक्सप्लेन किया करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2 वीडियो में पूरा हमारा एक्सप्लेन हो जाया करेगा। इसके साथ साथ हम लोग विजन का जो हिंदी का टेस्ट है, जो हिंदी का जो करंट अफेयर होता है मंथली, ठीक है, उसको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। उसका भी शाम को एक वीडियो मिलेगा, शायद 25 या 30 मिनट तक का वीडियो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो उसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इस बार जो है देखो स्टैटिक पोर्शन पूछा गया था। तो मेरा गेस है जो इनका पैटर्न चल रहा है 16 से मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें यही पैटर्न ये लोग चल रहे हैं कि एक बार स्टैटिक पूछते हैं, एक बार करंट पूछते हैं। तो इस बार करंट हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको तैयार करके चलना है, वो भी अभी से। ठीक है, तो हम करंट भी डिस्कस किया करेंगे। करंट में ज़्यादा होता नहीं है, उसमें 5-6 टॉपिक होते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे 5-6। एक हफ्ते में हमारा डिस्कस हो जाएगा। 30-30 मिनट का ही, 32-35 मिनट का करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी गाइज इतने दिनों के लिए जो थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब थी मेरी, और आप लोगों का भी थोड़ा सा मैंने सोचा कि माइंड रिलैक्स हो जाए क्योंकि पहले तो 12 से करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोग थोड़ा और रिलैक्स कर लो। ठीक है, क्योंकि अब लग गए हैं तब से जो है हमको अब बिल्कुल जो है छुट्टी नहीं मारनी है। अब जब तक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम बिल्कुल डेली आपको वीडियो मिलेगा। 7 से 8, 8:30 तक वीडियो बिल्कुल कंफर्म मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में आपको। ठीक है, आज ही के अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब आप लोग लग जाइए अच्छे से अपना 5 क्वेश्चन डेली। आपको जीएस को 5 से 10 लिखने हैं और 5 आपको ऑप्शनल का लिखना है। ठीक है, जितना हो सके। तो ये सब आपको करके अपना तैयारी बहुत अच्छी लेवल की कर लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।